Guys, welcome to Vision Lavasna, the best platform for UPSC CSC aspirant. Myself Vipin और मैंने कल आप लोग के सामने हाउ टू अप्रोच लवासना के बारे में 5 स्टेप्स टू अप्रोच लवासना के बारे में बात किया था, जिस पे मैंने फर्स्ट वी हैव टू एनालिसिस अबाउट यूपीएससी। दैट मीन्स हमने जो 5 स्टेप्स बात किए थे उसमें से एक स्टेप्स के बारे में पूरे अच्छे से स्टडी कर लिए थे, और मैंने कहा था कि जो रिमेनिंग 4 स्टेप्स है उसके लिए मैं अपकमिंग वीडियोस में लाऊंगा। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि आपके सपोर्ट से मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियोस आपके सामने लाऊं जो कि यूपीएससी ओरिएंटेड हो और लाखों के मिलियंस के सपने पूरे हों। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हाउ टू अप्रोच लवासना, जिसके बारे में हम फर्स्ट स्टेप हमने बात कर लिया था। तो आज हम बात करेंगे सेकंड स्टेप्स की। दैट मीन्स हमारा जो सेकंड स्टेप था वो था देन वी हैव टू एनालिसिस अबाउट यूपीएससी सीएससी सिलेबस, प्रीवियस ईयर पेपर्स एट्सेट्रा, या फिर फिगर आउट ऑफ बुक्स, साइट्स, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर एट्सेट्रा, वेयर टू वी गेट बुक्स एंड फ्रॉम what newspaper we have to study. Okay, so फोर्थ स्टेप एंड फिफ्थ स्टेप, आज हम जो भी रिमेनिंग स्टेप्स है उनके सारे स्टेप्स के बारे में हम आज बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूपीएससी सीएससी सिलेबस के बारे में। हम आज इस वीडियो में बात करेंगे, एवरेज कट ऑफ के बारे में बात करेंगे, और जो भी बचे हुए रिमेनिंग 4 स्टेप्स है उनके बारे में बात करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम आते हैं यूपीएससी सीएससी सिलेबस के बारे में। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि यूपीएससी क्या है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो मैंने पहले ही बता दिया था कि यूपीएससी एक सेंट्रल एजेंसी है जो कि एग्ज़ाम लेती है। और रही बात प्रीलिम्स की, तो यूपीएससी जो सीएससी है, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, ये 3 टायर में एग्ज़ाम लेते हैं। जस्ट लाइक फर्स्ट जो इनका पेपर होता है वो होता है प्रीलिम्स, एंड सेकंड जो पेपर होता है वो होता है मेंस, एंड उसके बाद इंटरव्यू, और उसके बाद शॉर्ट लिस्टेड किए जाते हैं, एंड देन वी all go to Lavasna, okay, for basic trainings and IAS remains there. Okay, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे प्रीलिम्स के बारे में बात करेंगे। प्रीलिम्स के बारे में, तो प्रीलिम्स क्या है? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पेपर इन प्रीलिम्स। प्रीलिम्स में 2 टाइप की पेपर होती है। कौन कौन सी? पेपर 1 जो जनरल स्टडीज़ होती है, और ये 200 मार्क्स का होता है, और ये पेपर 2 घंटे का होता है। नंबर सेकंड, पेपर 2 जो कि सी सैट होता है, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। याद रखिएगा, सी सैट को बोलते हैं सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट, और ये भी 200 मार्क्स का होता है, और लेकिन ये भी 2 घंटे का होता है। बट सी सैट का ये बेनिफिट है कि सी सैट के मार्क्स नहीं जुड़ते हैं। दैट मीन्स अगर हम बोले तो फाइनल जो मेरिट बनती है प्रीलिम्स के, किसी के मार्क्स नहीं जुड़ते। प्रीलिम्स का बस जनरल स्टडीज़ क्वालिफाई करने के लिए बनता है। किसके लिए बनता है? क्वालिफाई करने के लिए। जैसे हम प्रीलिम्स के जनरल स्टडीज़ को दैट मीन्स कट ऑफ में लाइज करते हैं, जो भी प्रीलिम्स का कट ऑफ निकलता है, उसके बाद हम मेंस के लिए अपेयर हो जाते हैं। तो प्रीलिम्स जस्ट फॉर अपेयरिंग दी मेंस, इसका कहीं पे भी फाइनल कट ऑफ में इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होता। बस यहाँ पे प्रीलिम्स हम इसलिए देते हैं ताकि कुछ कैंडिडेट्स साफ हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे जनरल स्टडीज़ की बात करें तो वो 200 मार्क्स का होता है, 2 घंटे का होता है। बट सी सेट, यहाँ पे साफ मैंने लिखा है, सी सेट इज़ क्वालिफाइंग इन नेचर, एंड हेयर वी हैव नीड जस्ट 33% मार्क्स फॉर क्वालिफाइंग दिस पेपर, दैट इज 66 मार्क्स। दैट मीन्स टोटल सी सेट 200 मार्क्स का हो रहा है, और हमें मिनिमम बस 33 मार्क्स लाना है और क्वालिफाई कर देना है सी सेट को। इसमें ज़्यादातर बच्चे ऐसे ही निकाल लेते हैं, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस होगी तो सी सेट निकल जाती है। जो मेन प्रीलिम्स में रहता है वो जनरल स्टडीज़ रहता है। अगर मैं कहूँ तो ऑल ओवर इंडिया में अराउंड 11 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं, जिसमें से अराउंड 6 लाख बच्चे या एवरेज 5.5 लाख बच्चे अपेयर होते हैं प्रीलिम्स के। तो प्रीलिम्स का जो जनरल स्टडीज़ का पेपर होता है वो ऐसा होता है कि उनमें से बस 10 to 15,000 बच्चे को यूपीएससी सेलेक्ट करती है। दैट मीन्स अराउंड 5 लाख या 4.5 लाख बच्चे को, 5 लाख या 5.5 लाख एलिमिनेटेड इसी प्रीलिम्स के जीएस पेपर के कारण हो जाते हैं। तो ये ध्यान रहे कि जीएस के पेपर को हमें एक हल्के में नहीं लेना चाहिए, हमें इसे अच्छे से पढ़ना चाहिए, और इसके लिए एक अच्छे से प्रिपरेशन रखनी चाहिए। फॉर दिस रीज़न मैंने वो जो 5 स्टेप्स ऑफ अप्रोच लवासना वाला जो मंत्र यहाँ पे रखा था
उसको हमें फॉलो करना चाहिए। दैट मीन्स हमें जीएस पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि जीएस में सिलेबस क्या है, प्रीलिम्स के जीएस में सिलेबस क्या है, एंड उस सिलेबस को फॉलो करने के लिए हमें कौन कौन से बुक, उस सिलेबस को दैट मीन्स पढ़ने के लिए हमें कौन कौन से बुक पढ़ने चाहिए, क्या क्या रिसोर्सेज है उनके, क्या क्या सोर्सेज है उनके, वो इस वीडियो में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हमने जान लिया कि यहाँ पे 2 पेपर्स होते हैं, दैट इज़ जनरल स्टडीज़ एंड सीसैट। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रीलिम्स के सिलेबस की पेपर 1 की, जो कि पेपर 1 था जनरल स्टडीज़। पेपर 1 200 मार्क्स का होता है, 2 घंटे का होता है। इसमें जो जो आते हैं सिलेबस में वो हैं करंट अफेयर्स, दैट मीन्स करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। सेकंड, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। थर्ड, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, जिसमें फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड। चौथा जो आता है वो आता है इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, दैट मीन्स अबर जो भी हम पूरे पॉलिटी में पढ़ते हैं, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन हो, पॉलिटिकल सिस्टम हो, पंचायती राज हो, पब्लिक पॉलिसी हो, या राइट ऑफ इशू एट्सेट्रा, ये सब की बात हो। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट की, जो कि मतलब ये काफ़ी मतलब प्रीलिम्स में कई बार पूछा जाता है, एंड कई बार ये करंट अफेयर न्यूज़ का पार्ट होता है, इसलिए इस पर काफ़ी एम्फसाइज भी किया जाता है। दैट इज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पोवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव एट्सेट्रा। नेक्स्ट हम बात करें तो जनरल इशू ऑन इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंजेस दैट डू नॉट रिक्वायर सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन। दैट मीन्स इसके लिए कोई स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट का हमें फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल से स्टडीज़ भी हम कर लेंगे तो काम चल जाएगा। और जो सातवां होता है वो जनरल साइंस होता है। तो देखो, अगर हम सोचते हैं कि प्रीलिम्स में बहुत बड़ी सिलेबस है, बहुत कुछ पढ़ना होता है, कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना होता, बस ये 7 चीज़ें हमें पढ़नी होती है, और अगर फोकसली अगर ये पढ़ी जाए तो हम प्रीलिम्स को ईजिली क्रैक कर सकते हैं, अगर फोकसली पढ़ा जाए तो। क्योंकि एक्चुअल कंपटीशन आपकी 10-20 स्टूडेंट्स के साथ ही होती है, बाकी लोग तो ऐसे एलिमिनेट हो जाती है। आगे मैं और भी कट ऑफ की बात करूँगा तो तुम्हें आपको समझ आ जाएगी कि एवरेज कट ऑफ कितना होता है, तो हमें कितना पढ़ना चाहिए कि हम उतना मार्क्स ले आएँ। ज़्यादा भी हमें नहीं, मैं एवरेज कट ऑफ 50% हमेशा रहता है, तो हम नॉर्मल से भी पढ़ें तो अच्छी मार्क्स ला सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके प्रीलिम्स जो सिलेबस है, इसके लिए हमें कौन कौन से सोर्सेज और रिसोर्सेज फॉलो करनी चाहिए वो हम आगे पढ़ेंगे। डैट मीन्स प्रीलिम्स सिलेबस पेपर 2, मैंने बात किया था कि प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, एक जनरल स्टडीज़ जो कि पेपर 1 होता है, और सीसैट जो कि पेपर 2 होता है। तो हमने जनरल स्टडीज़ की बात कर ली, अब हम आते हैं पेपर 2 में, जो कि सीसैट का होता है। वो भी 200 मार्क्स का होता है, और ये भी 2 आवर्स का होता है। इसमें जो आती है वो आती है कॉम्प्रहेंसन, interpersonal skills including communication skills, logical reasoning and analytical ability, decision making and problem solving, general mental ability. Okay, next बेसिक न्यूमरेसी आती है क्लास 10th लेवल की, जैसे कि लाइक नंबर, द रिलेशन, प्रॉफिट एंड लॉस, वर्क एंड टाइम, लाइक दिस। ये पूरा का पूरा क्लास 10 लेवल का होता है। डाटा इंटरप्रिटेशन, चार्ट्स, ग्राफ, टेबल्स, जो कि हम कहीं ना कहीं मीन, मीडियन, मोड, ये सब क्लास 6 से लेकर 10 तक में कई बार पढ़ लेते हैं, सारी क्लास में हम ऑलरेडी पढ़ ही लेते हैं। तो ये बहुत इजी लेवल का होता है, इसके लिए कुछ अलग सा पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, नॉर्मल सा एक कोई रेफरेंस बुक लो और उससे काम चल जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सोर्सेस एंड रिसोर्सेज ऑफ प्रीलिम्स के। ठीक है, अभी हमने बात किया कि सिलेबस क्या होती है प्रीलिम्स की, अब हम बात करेंगे सोर्सेज एंड रिसोर्सेज ऑफ प्रीलिम्स। तो फॉर करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल, उसके लिए हमें न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। न्यूज़पेपर, तो न्यूज़पेपर कौन सी पढ़नी चाहिए? इधर आप द हिंदू ले लो, द इंडियन एक्सप्रेस ले लो, टाइम्स ऑफ इंडिया ले लो, लेकिन इतना याद रखें, ये तीनों नहीं पढ़ने हैं, तीनों में से कोई एक पढ़ने हैं। अगर आपने एक पढ़ लिया काफ़ी है, मोर देन इनफ है। और रेगुलर पीआईबी न्यूज़ को विजिट करते रहना है, क्योंकि पीआईबी का न्यूज़ का फुल फॉर्म क्या है? प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। दैट मीन्स सरकार जो भी करती है तो सबसे पहले पीआईबी पे आती है, तो उन्हें पढ़ना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है। नेक्स्ट है फॉर हिस्ट्री। हिस्ट्री के लिए अगर हम देखें तो हमें क्लास 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी पढ़ लेनी चाहिए। जो बच्चे आर्ट्स में हैं उन्हें तो 11-12 बहुत ईजी लगेगा। अब बचा हुआ जो 10 तक है, जो हम 6 से 10 तक पढ़े थे, बिल्कुल वही एनसीईआरटी पढ़नी है जो कि सीबीएसई के बच्चे पढ़ते हैं। एंड नॉर्मल से उसमें से बेसिक नॉलेज बस लेनी है, बेसिक टर्मिनोलॉजी ठीक करनी है, एंड बेसिक मीनिंग्स ठीक करनी है। अपार्ट फ्रॉम दिस
जब ये ठीक हो जाती है तो उसमें से अगर लगता है कि किसी चीज़ की नोट्स बनानी है जो कि यूपीएससी ओरिएंटेड है तो वो हम बना सकते हैं। तो मैं बताऊंगा कि कैसे हमें पता चलेगा कि ये यूपीएससी ओरिएंटेड है और कैसे पता नहीं चलेगा कि ये यूपीएससी ओरिएंटेड नहीं है, जो कि मैंने उस 5 स्टेप्स में भी कह रखा था कि जब आप अच्छे से पेपर एनालिसिस करोगे, सिलेबस समझोगे, तो आपको ये चीज़ पता चल जाएगा कि यूपीएससी ओरिएंटेड है कौन सा क्वेश्चन और यूपीएससी ओरिएंटेड कौन सा क्वेश्चन नहीं है, अब कौन सी टॉपिक नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर हम कहें तो सबसे ज़्यादा अगर हमें पता चलता है कि यूपीएससी ओरिएंटेड कौन सी टॉपिक पढ़नी है तो वो हम पेपर एनालिसिस करके, आप 10 ईयर की पेपर निकाल लो यूपीएससी प्रीलिम्स की और यूपीएससी मेंस की, आपको पता चल जाएगा कि कौन सी यूपीएससी ओरिएंटेड टॉपिक है जो हमें पढ़ना चाहिए और कौन सी नहीं है। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम स्पेक्ट्रम पब्लिश बुक। जब आप 6 से 12 तक एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं तो आप स्पेक्ट्रम पब्लिश बुक पढ़िए, वो काफ़ी है। हिस्ट्री के लिए ज़्यादा कोई स्टैंडर्ड बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, स्पेक्ट्रम पब्लिश बुक पढ़िए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि पूरी हिस्ट्री आती है, एंशियंट और मेडिवियल हिस्ट्री नहीं आती, मॉडर्न इंडिया से ही क्वेश्चन आता है। और अगर इसके बाद भी आपके पास कुछ टाइम बच जाता है हिस्ट्री के लिए तो आप बिपिन चंद्रा पोस्ट इंडिपेंडेंस या बिफोर इंडिपेंडेंस, जो कि मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट होता है, उसके लिए भी आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें तो ज्योग्राफी के लिए, ज्योग्राफी के लिए भी ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 6 से 12 एनसीईआरटी बुक जो हम क्लास 6 से 10 तक पढ़े थे, और फिर लोगों का स्ट्रीम्स चेंज हो जाता है तो आर्ट्स वाले तो पढ़ते ही हैं वही, बट जो साइंस एंड कॉमर्स वाले होते हैं उनके वो 11-12 के सब्जेक्ट्स तो पढ़ नहीं पाते, तो अगर जो 6 से 10 तक पढ़ लेते हैं और उसके बाद 11-12 पढ़ेंगे तो उन्हें भी बहुत ईजी लगेगा, और उसके बाद जीसी लियोंग की एक बुक को फॉलो कर लेना है। अगर ज़्यादा इंडियन ज्योग्राफी के लिए कुछ पढ़ना चाहते हो तो माजिद हसन की भी बुक कर सकते हैं। नेक्स्ट, फॉर इकनॉमी के लिए, 9 to 12 के लिए एनसीईआरटी बुक पढ़नी है, रमेश सिंह पढ़नी है एंड संजीव वर्मा पढ़नी है। अगर आप रमेश सिंह पढ़ लेते हैं तो संजीव वर्मा मत पढ़िएगा, और जब आप संजीव वर्मा पढ़ लेते हो रमेश सिंह मत पढ़िएगा, क्योंकि दोनों में से कोई एक बुक पढ़ना है। ओके, 9 to 12 आप जब इकोनॉमिक्स कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं प्रीलिम्स के परस्पेक्टिव से अच्छा बहुत सही रहता है। वैसे तो प्रीलिम्स में ज़्यादा इकोनॉमिक्स करंट अफेयर को कवर करती है, उतना बेसिक टर्म्स नहीं पूछे जाते हैं, अगर पूछे जा सकते हैं तो कुछ 12 के बुक से पूछे जा सकते हैं जो कि माइक्रो से पूछा जाता है, बट सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है वो करंट अफेयर से इकोनॉमिक्स में पूछा जाता है। फॉर इन्वायरमेंट के लिए आप शंकर आईएएस पढ़िए, काफ़ी है। अगर उसके बाद भी आपको शंकर आईएएस पढ़ना एक स्टैंडर्ड बुक लगता है, उससे पहले अगर आप कुछ पढ़ना चाहते हैं इन्वायरमेंट के लिए तो NIOS, दैट मीन्स नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल, इनकी एक बुक आती है इन्वायरमेंट के लिए। अगर आपको चाहिए होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बोलिएगा, मैं आपको लिंक भेज दूंगा। नेक्स्ट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए आप ज़्यादा नहीं, एनसीईआरटी का 5 to 10 का बुक पढ़िए, काफ़ी है। 5 से अगर 10 तक की आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ लेते हैं तो साइंस की बेसिक टर्मिनोलॉजी और बेसिक नॉलेज आपके पास आ जाती है, उसके बाद ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन इसके बाद भी अगर आपके पास टाइम रहता है तो एक इंसाइक्लोपीडिया आती है अरिहंत की, वो कुछ 250 रुपीज़ की होती है और काफ़ी अच्छी बुक है। वो मोटी वाली बुक नहीं खरीदनी है इंसाइक्लोपीडिया, बस एक अरिहंत की नॉर्मल सी 250 की अराउंड की बुक आती है, वो खरीदनी है, और वो मोर देन इनफ है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी कोशिश कीजिएगा कि जैसे कुछ सरकार कुछ नई चीज़ ला रही है इंडिया में, या फिर कुछ न्यू हमारे इंडिया में टेक्नोलॉजीज आ रहे हैं, ब्रिंग हो रहे हैं, या फिर उन पर कोई इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं, तो वो सब चीज़ पे फोकस कीजिएगा, इसरो के चीज़ों पे फोकस कीजिएगा, क्योंकि करंट अफेयर से ज़्यादा पूछे जाते हैं करंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। अब रही बात पॉलिटी की, तो पॉलिटी के लिए 6 से पढ़ने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन जिनकी पॉलिटी बिल्कुल जीरो है उनको मैं एडवाइस करूँगा कि वो 6 से 12 तक पढ़ें, क्योंकि अगर आप 6 से 12 तक नहीं पढ़ते तो आपकी पॉलिटी काफ़ी वीक हो जाएगी, आगे पॉलिटी समझ ही नहीं आएगा एक टाइम को आके कि ये नॉर्मल सी वर्ड क्या है। बट जिनकी पॉलिटी लगभग कुछ थोड़ी सी ठीक है तो वो 9 से 12 तक की बुक पढ़ सकता है, और उसके बाद वो स्टैंडर्ड बुक दैट इज़ लक्ष्मीकांत पे आ सकता है। अगर मैं बात करूँ सीसैट की, दैट मीन्स जो मैंने अभी कहा था सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट, जो कि पेपर 2 होता है प्रीलिम्स का, उसके लिए आपको ज़्यादा कुछ मेहनत करने की तो ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा अलग से टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप उसके लिए 15 डेज to 1 मंथ अगर डेडिकेशनली दे देते हैं तो वो इनफ है। इसके लिए कोई भी एक रेफरेंस बुक किसी का भी आप ले सकते हैं, जैसे कि मैं एग्जांपल दे रखा हूँ क्रैकिंग सीसैट, जो कि अरिहंत की बुक है। नेक्स्ट, मेन सिलेबस। अभी हमने प्रीलिम सिलेबस की बात की, अब मैं मेन सिलेबस की बात करता हूँ। मेन सिलेबस में ये है कि यहाँ पे आपको 9 पेपर देने हैं। आपको टोटल यूपीएससी में आपको 11 पेपर्स देने होते हैं, जिसमें से आपने
2 प्रीलिम्स में दिए और अब 9 पेपर्स आप मेंस में दोगे, ठीक है। तो 9 पेपर्स कैसे हम देखते हैं। डायरेक्टली क्वालिफाइंग पेपर होता है पेपर ए और पेपर बी। पेपर ए होता है फुल इंग्लिश, कंपलसरी है कि आपको इंग्लिश लेना ही होगा और ये 300 मार्क्स का होता है। और पेपर बी एनी इंडियन लैंग्वेज मेंशन इन 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान के 8वें शेड्यूल में 22 लैंग्वेजेस हैं। उन 22 लैंग्वेजेस में से आपको कोई एक लैंग्वेजेस चूज़ करना पड़ता है और ये भी 300 मार्क्स का रहता है। इसमें ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप थोड़ा सा नॉर्मल सा आप पढ़िएगा। बस इतना आपको मिनिमम रखना है कि मुझे 33% मार्क्स लाना है, क्योंकि ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है। दैट मीन्स आपको पेपर ए में 300 मार्क्स में से 99 मार्क्स लानी होगी, पेपर बी में भी 300 मार्क्स में से 99 मार्क्स मिनिमम तो लानी ही होगी। अब मैक्सिमम तो कितना भी ला सकते हो। रही बात ऐसे की, अब यहाँ से आपकी मेरिट फाइनल के लिए बनती है। दैट मीन्स अभी तक आपने जो भी किया, प्रीलिम्स की आपने 200 की मार्क्स थी, वो जस्ट फॉर मेंस था। आपने क्वालिफाइंग दिया सी सेट, वो भी जस्ट एक क्वालिफाइंग पेपर था। अभी आपने 600 मार्क्स का पेपर दिया, दैट मीन्स ये भी एक क्वालिफाइंग पेपर था। अभी तक आपका कोई फाइनल मेरिट के लिए, जो कि फाइनल मेरिट को इम्पैक्ट करता है, वैसा कोई पेपर नहीं बन रहा था। अब आपकी पेपर बनने जा रही है, दैट इज़ ऐसे। ऐसे की अगर मैं बात करूं तो ऐसे 250 मार्क्स का होता है, ओके। ये फुल इंग्लिश होता है और आप मतलब आई मीन सॉरी, माफ़ी चाहूँगा यहाँ पे ये फुल इंग्लिश नहीं होता है। आप ऐसे के लिए कोई भी पेपर चूज़ कर सकते हो, ओके। दैट मीन्स GS1, GS2, GS3 और GS4। यहाँ पे आप कोई भी मीडियम को ले सकते हो। आप ऐसे से कोई भी मीडियम आप चूज़ कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको इंग्लिश ही करना है, ऐसा नहीं है कि आपको हिंदी ही करना है। जो भी आप मीडियम चूज़ करना चाहते हो आप कर सकते हो। बट प्रॉब्लम कैंडिडेट्स के साथ यही आती है कि अगर वो इंग्लिश लेते हैं तो उन्हें सोर्सेज बहुत जल्दी अवेलेबल हो जाती है। बाकी वो अगर किसी और लैंग्वेज को लेते हैं तो उन्हें सोर्सेज गैदर करने में काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि मार्केट में उतनी जल्दी अवेलेबल नहीं होती। और अगर हम देखें तो ऑनलाइन लेवल पे भी इंग्लिश और हिंदी का ही बोला बाली रहता है, जो कि काफ़ी बाद में प्रॉब्लम हो जाती है। तो ऐसे में 250 मार्क्स का ऐसे होता है। GS1 250 मार्क्स का होता है, GS2 250 मार्क्स का होता है, GS3 250 मार्क्स का होता है, GS4 250 मार्क्स का होता है, ऑप्शनल 1 और ऑप्शनल 2 250 मार्क्स का होता है। और ऐसे करके ये आपके टोटल 750 मार्क्स के पेपर्स मेंस के होते हैं। दैट मीन्स ये 250 4 GS के 250, एक ऐसे 1250 एंड 500 1750 मार्क्स के आपके मेंस के पेपर होते हैं। मैं अब बात करूँगा कि कौन मेंस के पेपर के लिए हमें कौन कौन सी सोर्सेज एंड रिसोर्सेज हमें यूज़ करने चाहिए, ओके। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा सोर्सेज एंड रिसोर्सेज ऑफ मेंस फॉर पेपर ए। पेपर ए क्योंकि ये एक इंग्लिश का पेपर होता है, ये कंपलसरी होता है और आपको यहाँ पे क्वालिफाइंग नेचर का होता है, तो इसके लिए आपको कोई स्टैंडर्ड बुक्स या कोई ऐसी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप एक बुक कोई ले लो, जैसे कि AP भारद्वाज का काफ़ी ट्रेंड्स में बुक चलता है, आप इसकी बुक ले लो, ये मोर देन इनफ है। पेपर बी के लिए आपके लिए कोई भी एनी सूटेबल बुक ले लो, जैसे कि अगर जो बच्चे हिंदी ले रहे हैं तो वो कोई भी बुक ले सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे इसलिए बुक का नाम नहीं लिखा हूँ क्योंकि 22 लैंग्वेज में से कोई भी बच्चे कोई भी बुक ले रहे हैं, कोई भी बच्चे कोई और सब्जेक्ट ले रहे हैं, तो उनका बुक यहाँ पे एक बार में बताना पॉसिबल टाइप का नहीं है मेरे लिए। नेक्स्ट, क्योंकि अब उनके लिए उन्हें कौन सी सोर्स देखनी पड़ेगी, कौन सी वो करनी पड़ेगी। जैसे कोई तमिल ले रहा है तो तमिल के लिए मुझे भी अच्छे से नहीं पता कि कौन सी बुक वो करनी पड़ेगी, तो उसे फाइंड करना पड़ता है। तो जिसको जो लैंग्वेज जो ले रहा है उसके लिए सूटेबल बुक्स अगर वो खुद से ढूंढे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। नेक्स्ट, फॉर ऐसे पेपर की बात करूँ मैं तो ये CS मेंस का सिविल सर्विस मेंस का एक होता है। दैट मीन्स ऐसे पेपर फॉर सिविल सर्विस मेंस एग्ज़ाम बाय पवनीत सिंह एंड सोनाली बंसाली। दैट मीन्स ऐसे के पेपर के लिए एक बुक आती है सिविल सर्विस मेंस का, पवनीत सिंह और सोनाली बंसाली का। आप इसकी बुक फॉलो करो, आप इसकी बुक फॉलो करोगे तो ये काफ़ी है कि आप ऐसे के लिए लिख सकते हो। ऐसे तो वहाँ पे आपको करना क्या है, आपको बस पता होना चाहिए कि हमें ऐसे वहाँ पे लिखनी क्या है। बाकी सब आपकी परसेप्शन रखती है, टॉपिक क्या होगी आप भी नहीं जानते हो, बट इतना ज़रूर होता है कि आपको वो सब बुक से आइडिया हो जाती है कि ऐसे ऐसे टॉपिक्स आते हैं। बाकी तो उसके बाद आपको अपनी परसेप्शन ही रखनी है। अब रही बात फॉर GS1 की बात करूँ
तो आपको आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया का बुक यूज़ करना है। CCRT क्या है? सेंटर फॉर कल्चरल रिसोर्स एंड ट्रेनिंग की एक वेबसाइट होती है जिसको के थ्रू आप आर्ट एंड कल्चर में अपडेटेड रहोगे। ऐसा नहीं है कि हमने आर्ट एंड कल्चर जो नितिन सिंघानिया की बुक होगी वो हमें पास्ट की बात बताएगी, लेकिन अभी जो सपोज़ कोई 2 days पहले कुछ अपडेट हुआ तो वो हमें नितिन सिंघानिया की बुक में नहीं मिलेगी, वो हमें CCRT के वेबसाइट पे ही मिलेगी। अगर मैं बात करूँ फॉर मॉडर्न इंडिया एंड इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, तो इसके लिए आप बिपिन चंद्रा की बुक यूज़ करो। बिपिन चंद्रा की बुक काफ़ी अच्छी होती है एंड ये मेंस पर्सपेक्टिव के लिए भी काफ़ी सही है, क्योंकि हमें ज़्यादा पहले की नहीं पढ़नी है, हमें सिर्फ अगर इंडिया के बारे में पढ़ना है तो मॉडर्न इंडिया पढ़ना है और इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस मतलब पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद से अभी तक का जो भी इंडिया है या 2000 तक का जो भी इंडिया है उसके बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट, हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड के लिए आप अर्जुन देव की बुक फॉलो कर लो, काफ़ी है। ज्योग्राफी के लिए जो आपने प्रीलिम्स में बुक फॉलो किया था, एक बार मेंस में उसी बुक को रिवाइज कर लेना है डिस्क्रिप्टिव वे में, काफ़ी है। फॉर सोसाइटी के लिए आप PRS की साइट को फॉलो किया करो, PIB के साइट्स को फॉलो किया करो, एजुकेशन मिनिस्ट्री को रेगुलर फॉलो किया करो, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट साइट्स को फॉलो किया करो, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट साइट को फॉलो किया करो, एंड साथ ही साथ MPR दैट मीन्स मंथली पॉलिसी रिव्यू को फॉलो किया करो। डैट मीन्स ये चीज़ों को आपको फ्रीक्वेंटली विजिट करना है इस जगह पे, और आपको अपडेट रहना है कि सरकार क्या ला रही है क्या नहीं ला रही है, कौन से मिनिस्ट्री क्या अपडेट करी है, कौन से मिनिस्ट्री ने क्या स्कीम लाया, कौन से मिनिस्ट्री में क्या न्यू आया है, वो चीज़ आपको रखनी है ताकि आप उसको मेंस में अपने पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग लिख सको। अगर नेक्स्ट बात करूँ मैं GS2 के, तो GS2 में आपको पॉलिटी और गवर्नेंस से ज़्यादा रिलेटेड होता है, इसीलिए आपको इस जगह पे लक्ष्मीकांत की बुक फॉलो करनी है और कॉन्स्टिट्यूशन के लिए सुभाष कश्यप की बुक फॉलो करनी है। आपको अगर ये नोट्स PDF के फॉर्म में चाहिए आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको PDF के फॉर्म में भी ये नोट्स दे दूंगा। मिनिस्ट्री साइट्स को फॉलो करें, सुभाष कश्यप की बुक फॉलो करें कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, सारे मिनिस्ट्री साइट्स को फॉलो करें क्योंकि पॉलिटी में मिनिस्ट्री आती है एंड पॉलिटी क्रिएट करता है मिनिस्ट्री, एंड मिनिस्ट्री मतलब किसी भी मिनिस्ट्री के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा सकते हैं क्योंकि कोई भी मिनिस्ट्री गवर्नेंस से रिलेट करेगा। नेक्स्ट, PIB न्यूज़ को कंटिन्यू विजिट क्या करें, जैसा कि मैंने पेपर 1 में भी बताया था, GS1 में भी बताया था, PRS की बुक, MPR, और यहाँ पे आपको योजना मैगजीन को भी फॉलो करना पड़ता है, और कुछ अगर सपोज कोई रिसेंट अमेंडमेंट्स हो गया उनको भी आपको अवेयर रहने की ज़रूरत पड़ेगी। इंडिया ईयर बुक, जहाँ पे अगर कोई भी चीज़ें आपको इंडिया के बारे में जाननी है तो इंडिया ईयर की बुक जो डाटा देगी वही ऑथेंटिक मानी जाती है। कि जैसे कि अगर मैं बात करूं कि आज हमारे इंडिया में कितनी स्टेट्स हैं एंड कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं, और आप पहले वाले में ही जी रहे हो कि अभी 29 स्टेट्स हैं एंड 7 यूनियन टेरिटरीज हैं, तो वो आपने कहीं और बुक में पढ़ा है तो वो नहीं मानी जाएगी। अगर इंडिया ईयर बुक में जो लिखा है वही बुक मानी जाएगी कि 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। नेक्स्ट हम बात करें करंट अफेयर्स को रेगुलर फॉलो किया करो, बहुत ज़रूरी है। और करंट अफेयर्स को रेगुलर फॉलो करने के लिए मैंने कुछ मैगजीन्स, जैसे कि आप UPSC IQ जैसा भी फॉलो कर सकते हो, विज़न IAS फॉलो कर सकते हो, ऐसी बहुत सारी साइट्स हैं, बहुत सारे UPSC ओरिएंटेड करंट अफेयर वाले मैगजीन्स लोग अपना अपलोड करते हैं अपने अपने साइट्स पे, वहाँ से आप सर्च करके फॉलो कर सकते हो। साथ ही साथ आप सबसे बेस्ट रहेगा कि आप न्यूज़पेपर, अगर आपको पोटेंशियलिटी है कि आप इतना टाइम न्यूज़पेपर के लिए निकाल सकते हो और उसमें से अगर कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं उसे नोट्स के फॉर्म में लिख सकते हो, तो आप न्यूज़पेपर भी फॉलो कर सकते हो। नेक्स्ट मैं बात करूँ फॉर GS3 के लिए आपको इकोनॉमी सर्वे करना होगा। आपको हमेशा नेट पे इकोनॉमी सर्वे करनी होगी क्योंकि GS3 में इकोनॉमी सर्वे काफ़ी मायने रखता है। आपको मैगजीन्स पढ़नी होगी, गवर्नमेंट के बजट से आपको हमेशा अवेयर रहना होगा। गवर्नमेंट की बजट जब भी होती है तो कोशिश क्या करो कि उसी टाइम पे ही आप गवर्नमेंट के बजट को माइंड में डाल लो। नेक्स्ट बात करूँ न्यूज़पेपर की, न्यूज़पेपर आपको पढ़ना होगा, रमेश सिंह की बुक पढ़नी होगी, शंकर IAS की बुक पढ़नी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे भी इन्वायरमेंट का थोड़ा सा क्वेश्चन देखा जाता है। नेक्स्ट, envfor.nic.in की आपको वेबसाइट को आपको हमेशा विजिट करना होगा। IDSA, ये वेबसाइट IDSA.in की वेबसाइट को आपको हमेशा विजिट करना होगा क्योंकि इंडिया की सिक्योरिटी की वेबसाइट होती है ये, और यहाँ पे बहुत कुछ जैसे कि रफ़ाइल आ गया या फिर कोई एक
203 आ रहे हैं, ऐसे ऐसे कुछ आ रहे हैं, तो वो आपको इस जगह पे मिलते रहेंगी। उनके प्राइजेस कितने कितने मात्रा में हम ला रहे हैं, कौन सी कंपनी से ख़रीदा जा रहा है, कौन सी कंट्री से ख़रीदा जा रहा है, किन के बीच में डील हुआ, कितने पैसे कितने उस पर एक्सपेंडिचर हुए, क्या है लाइन ऑफ क्रेडिट पे ख़रीदा गया है या क्या है, तो इस तौर पे देखा जाता है। अगर आप साइंस एंड टेक की बात करो तो अगर आप मेंस पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हो, क्योंकि मैंने कहा था कि आप प्रीलिम्स में आप सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ो और कोई अरिहंत की इंसाइक्लोपीडिया पढ़ लो, काफ़ी है। लेकिन अगर मेंस के पर्सपेक्टिव से पढ़ना है तो टीएमएच पब्लिश बुक आती है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए, वो पढ़ा करो और न्यूज़पेपर्स में अपडेट रहा करो बस। JS4 की बात करें जो कि एथिक्स का होता है, इसके लिए आपको कोई ज़्यादा बुक फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, आपको एक सिंपल लेक्सिकन की बुक फॉलो करनी है। बाकी तो वहाँ पे आपकी परसेप्शन मायने रखती है कि आपकी थिंकिंग कैसी है, आपकी आइडियोलॉजी कैसी है, आपकी पॉजिटिवनेस मेंटलिटी कैसी है। नेक्स्ट बात करूँ मैं एवरेज कट ऑफ यूपीएससी सीएसई। आपको सुन के बहुत हैरानी होगी कि ये देखने में तो ऐसा लगता है कि यार ये तो मैं 70-80% अपने स्कूल टाइम्स में लिया आता था, कॉलेज के टाइम पे लिया आता था, यूँ ले आऊँगा। लेकिन ये देखने में जितना ईजी लगता है उतना है नहीं। जब आप ये 50% रिजल्ट लाना यूपीएससी सीएसई में बहुत बड़ी बात हो जाती है। इसीलिए ये मत सोचना कि ये जस्ट 50% है, मैं तो यूँ ले आऊँगा, ये इतना ईजी नहीं है। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है और जब आप पढ़ने बैठोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप कितने पानी में हो या आप कितने एबिलिटी हो। अगर आप बहुत अच्छे हो पढ़ने में तो ये बहुत अच्छी बात है, इसके लिए मैं आपको काफ़ी अप्रिशिएट भी करता हूँ कि आप बहुत अच्छे हो पढ़ने में। बट मैं हमेशा यही कहूँगा कि आप अपने आप को कभी कंप्लीट ना समझें और अपना हमेशा बेस्ट दें। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ एवरेज कट ऑफ यूपीएससी सीएसई। दैट मीन्स प्रीलिम्स 2019 की मैं बात कर रहा हूँ, और ये जो प्रीलिम्स 2019 के मैं कट ऑफ की बात कर रहा हूँ, यही कट ऑफ ऑलमोस्ट अगले 5 साल में एवरेज इसी के माना जाता है। दैट मीन्स अगर मैं बात करूँ जनरल की जो कट ऑफ गई है 2019 में वो 98 गई है, ओबीसी की गई है 95, एससी की गई है 95.3.4, ओबीसी सॉरी माफ़ कीजिएगा, ओबीसी की गई है 95.34 एंड एससी की गई है 82, एसटी की 77, ईडब्ल्यूएस इकोनॉमी विकर सेक्शन की गई है 90, जो कि जनरल कैटेगरी में आते हैं। अगर मैं मेंस की बात करूं तो ये 200 मार्क्स की, डैट मीन्स जीएस से गई है। ये जीएस प्रीलिम्स के पेपर 1 में जो जीएस पार्ट होता है उसमें से 200 मार्क्स में से जनरल की गई है 98, ओबीसी की गई है 95.34, एससी का गया है 82, एसटी का गया है 77, ईडब्ल्यूएस का 90। डैट मीन्स अगर मैं बात करूं तो एवरेज जो कट ऑफ होती है वो हमेशा जनरल और ओबीसी के लिए 100 के आसपास ही रहती है, और एससी और एसटी के लिए 85 से 90 के आसपास ही एवरेज कट ऑफ रहती है। अगर मैं बात करूं मेंस की, और ईडब्ल्यूएस की भी 90 to 95 रहता है। अगर मैं बात करूँ मेंस की जो कि 1750 का होता है, तो 1750 का अगर वो होता है तो उसमें जनरल कट जो कट ऑफ जाता है वो अराउंड 751 2019 में गया है, ओबीसी का 718 गया है, एससी का 706 गया है, एसटी का 699 गया है, और ईडब्ल्यूएस का 696 गया। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एवरेज कट ऑफ की तो ये ऑलमोस्ट 750 से 800 या 850 तक के बीच में ही कट ऑफ रहती है इसकी, ज़्यादा वो नहीं चाहती। 900 बहुत हार्डली क्रॉस करेगा। इसीलिए आप अगर ध्यान से, तो ऐसा नहीं है कि बच्चे 900 मार्क्स नहीं लाते, कुछ बच्चे 1000 मार्क्स भी लाते हैं। बच्चे जितना जो एक एबिलिटी वाले बच्चों तो जितना भी मार्क्स लाते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे एक मिनिमम कट ऑफ, एक एवरेज कट ऑफ की बात कर रहा हूँ जो कि 750 से लेके 850 के बीच में ही ऑलमोस्ट रहता है। तो ये होता है हमारा मेंस का कट ऑफ जो कि 1750 मार्क्स से निकाला जाता है, 1750 आउट ऑफ निकाला जाता है। नेक्स्ट मैं बात करूँ तो अगला जो स्टेज होता है वो इंटरव्यू का होता है। तो इंटरव्यू 275 मार्क्स का होता है। दैट मीन्स 1750 मार्क्स का होती है मेंस, एंड 225 मार्क्स का होता है, सॉरी 275 मार्क्स का होता है इंटरव्यू। दोनों मिलाकर टोटल 2025 मार्क्स की कट ऑफ बनती है। दैट मीन्स 2025 मार्क्स में से कट ऑफ निकलती है टोटल। दैट मीन्स 2025 मार्क्स में से अगर फाइनल कट ऑफ देखा जाए तो 961 आई है जनरल की, ओबीसी की 925 आई है, एससी की 898 आई है, और एसटी की 893 आई है, और ईडब्ल्यूएस की 909 आई है। तो यहाँ पे मैंने आपको एवरेज कट ऑफ सीएससी की बता दिया, यूपीएससी सीएससी की, यहाँ पे मैंने सिलेबस बता दिया, यहाँ पे मैंने सोर्सेज एंड रिसोर्सेज बता दिए, और यहाँ पे मैंने किस
सिलेबस में कितने मार्क्स होते हैं, डैट मीन्स किस पेपर में कितने मार्क्स होते हैं, ये सारे कुछ बता दिए। जो मैं एक बार फिर से वो 5 स्टेप्स टू अप्रोच लवासना पे आना चाहूँगा, जहाँ पे मैंने बात की थी फर्स्ट वी हैव टू एनालिसिस अबाउट यूपीएससी, जो कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बता दिया था। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वहाँ पे आपको दिखेगा कि मेरा जो पिछला वीडियो है उस पर मैंने 5 स्टेप्स टू अप्रोच में फर्स्ट स्टेप के बारे में उस वीडियो में बता दिया था। फिर मैंने कहा था कि यूपीएससी सीएससी के सिलेबस को अच्छे से एनालिसिस करना होगा सेकंड स्टेप में। और रही बात प्रीवियस ईयर पेपर्स की, तो आप कोई भी वेबसाइट से जाके, आप नॉर्मली गूगल से जाके प्रीवियस 10 ईयर्स पेपर निकाल सकते हैं और वहाँ से आप खुद से एनालिसिस कर सकते हैं, क्योंकि 10 ईयर्स के पेपर को एक वीडियो में समझाना इतनी ईजी बात नहीं होती है। नेक्स्ट बात हुई फिगर आउट बुक। यहाँ पे मैंने बुक बता दी कि आपको कौन सी बुक पढ़नी है, कौन सी साइट्स पढ़नी है, कौन सी मैगजीन्स पढ़नी है, कौन से न्यूज़पेपर पढ़नी है और कहाँ से ये सब मिलेगी। तो मैं अगर बात करूँ तो ये सारे बुक्स मैगजीन आपको मिलना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई टफेस्ट वो नहीं है। आप अगर बुक्स चाहें तो नॉर्मल फ्लिपकार्ट अमेजोन से भी आप मंगवा सकते हैं, या तो कोई लोकल शॉप में मिलती है तो आप वहाँ से भी मंगवा सकते हैं। रही बात न्यूज़पेपर की, आप पीडीएफ फॉर्म में पढ़ सकते हैं या तो आप घर पे न्यूज़पेपर हार्ड कॉपी के फॉर्म में मंगवा सकते हैं। 3 स्टेप्स यहाँ पे हमने फॉलो अच्छे से कर लिया है। अब हमें कुछ नहीं करना है, डैट मीन्स 3 स्टेप्स की हमने इस वीडियो में कर लिया है। अब एक खुद से अगर कोई सेल्फ स्क्रूटिनी करनी हो, डैट मीन्स जांच टाइप की, या फिर कुछ इंक्वायरी आई मीन रिसर्च करना हो तो वो कर सकते हो। लेकिन ये ध्यान रहे कि अब चौथा स्टेप जो होना चाहिए वो प्रिपरेशन होना चाहिए। अब आपके पास यहाँ पे बुक्स है, अब आपके पास क्या फॉलो करना है क्या नहीं फॉलो करना है वो है, अब आपको सिर्फ प्रिपरेशन स्टार्ट करना है। तो ऑल द बेस्ट और अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। एंड इसके बाद आप हर साल फरवरी के मंथ में यूपीएससी का फॉर्म आता है प्रीलिम्स का, और ये मई और जून के मंथ में प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होता है, और आप उस टाइम पर प्रीलिम्स का एग्ज़ाम दीजिए और अपना लक, या फिर आप अपना पेपर क्रैक कीजिए और एक दिन आप भी बहुत अच्छे आईएएस या फिर कोई यूपीएससी सीएससी के कोई अधिकारी रहेंगे। अगर मैं बात करूं इंटरव्यू शॉर्ट लिस्टेड अप्रोच लवासना, तो अगर आप जैसे ही आप प्रीलिम्स क्लियर करेंगे तो उसके बाद आप मेंस के लिए जाते हैं, और जैसे आप मेंस क्लियर करते हैं उसके बाद आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं, और जैसे आप इंटरव्यू क्लियर कर लेते हैं तो आपको लवासना में भेजी जाती है। डैट मीन्स लवासना का यहाँ हम लोग सबका एक ही मकसद होता है कि हम लवासना पहुँचे। डैट मीन्स लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, सबका यहाँ पे पहुँचने का ये सपना होता है। तो यहाँ पे पहुँचने का आप अपना सपना पूरा करें और बहुत अच्छे खुशहाली के साथ अपनी विदाउट पैनिक के साथ अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करें। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को एंड करता हूँ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं और मुझे सपोर्ट करें, ताकि आपको किसी टाइप की भी प्रॉब्लम यूपीएससी से प्रॉब्लम होती है या लवासना अप्रोचिंग के पैथ में कोई भी कन्फ्यूज़न होती है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कांटेक्ट करें, या तो फिर मेरे वेबसाइट पे डैट मीन्स मेरे इस चैनल पे आप अपना कमेंट कर सकते हैं, या फिर मैं आपको फ्यूचर में इस पे अपना इंस्टा आईडी भी बना के दूंगा, आप वहाँ पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। लाइक एंड शेयर दिस वीडियो टू दोज एस्पिरेंट हुज ड्रीम इज़ टू बी अप्रोच लवासना। अगर जिन बच्चे को लवासना पहुंचने का वे नहीं पता है, आप उनको अगर ये फॉलो करते हैं तो शायद उनका भी कल्याण होगा। स्टे ट्रिपल एच हैंडसम हैप्पी एंड हेल्दी, स्टे ट्यून्ड। थैंक यू, बाय बाय।